Let's discuss next question. This question was also asked in the board's exam. Okay. There is a class salesman with the member data name and address. Name is to store the name of the salesman. Address is to store the address of the salesman. There is a default constructor which is initializing both things with the null. Then read detail function is there which is taking parameter to initialize the member data. It is not taking from the user. Show function is displaying both member data. There is nothing much. So what is important, that is there in the sales class. वो सेल कर रहा है, कुछ भी आइटम प्रोडक्ट उसने सेल किया, तो क्वांटिटी बिल नंबर है, क्या क्वांटिटी है, एक सेकंड बेटा, प्राइस क्या है, पी सेल का मतलब प्रीवियसली उसने कितना सेल कर रखा है, ठीक है, और ये पी नेम इज प्रोडक्ट जो भी उसने बेचा। अब इसमें कंस्ट्रक्टर को नहीं दिखाया इसके ड्राइव्ड क्लास में, पर आप कंस्ट्रक्टर बना लीजिएगा। फिर बिल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, प्रीवियस सेल्स और नेम, ये चार चीजें यहां पर रीड डिटेल में ली गई हैं, पर आप अपने आप से इसके बेस क्लास के जो भी डेटा है वो उसमें भी जोड़ लेंगे। कैलकुलेट करना है टोटल सेल, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस पी सेल आपकी टोटल सेल है, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें डिस्प्ले में क्या करना है, नेम, बिल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस और सेल्स एंड टोटल सेल्स मेड बाय इन्वोकिंग द सुटेबल फंक्शन। सुटेबल फंक्शन कौन सा है, कैलकुलेट। तो जो भी करना है फंक्शन ने बता रखा है, ठीक है। इन द क्वेश्चन देयर इज अ गिवन द बेस क्लास नेम इज सेल्समैन, ठीक है। मेंबर डेटा इज नेम एंड द एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इन द क्वेश्चन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाज गिवन, सो वील मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज बोथ मेंबर डेटा विद नल, ठीक। फिर देयर फंक्शन वाज गिवन फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू and the name of the function is read details। तो read details function में बोला गया कि ये दो पैरामीटर ले रहा है, नेम के लिए पहला और एड्रेस के लिए दूसरा। तो पहले हम नेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं n से, फिर एड्रेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं ad से, ठीक है। नेम और एड्रेस इनिशियलाइज हो गए। Then there is a show function in the base class which is displaying both name and address. Here show function is displaying name and address. So there is the end of the class. Now हमें इससे एक नया क्लास बनाना है जिसका नाम है सेल्स। तो हम नया क्लास बनाएंगे सेल्समैन से, तो हम उनको रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड, क्लास सेल्स एक्सटेंड सेल्समैन विल मेक सेल्स क्लास एज द डिराइव्ड क्लास ऑफ द सेल्समैन। अब मेंबर डेटा ऑफ द क्लास सेल्स आर बिल नंबर, क्वांटिटी, in the comment it is given bill NO is to store the bill number and QTY is to store the quantity, and the price of the product, previous sales, till now salesman ने कितना सेल कर रखा है वो स्टोर है यहाँ पे। ये जो भी आइटम परचेज किया उसका प्राइस है, सेल्समैन नहीं, ये पी नेम इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इस क्लास के मेंबर डेटा हुआ, ठीक। अब इस क्लास के मेंबर फंक्शन है रीड डिटेल्स, जो क्या कर रहा है, जैसे वहां बेस क्लास में डिटेल्स था यहां भी है, पर ये डिटेल्स पहले ले रहा है पैरामीटर अपने बेस क्लास के लिए। साक्षी आराम से दौड़ो फानो, क्लास चली मेरी, खटपट खटपट आवाजें आ रही। B is the bill number, Q is the quantity, P is the price, S is the, what is S? Previous sales, okay, and PR is the name of the product। अलार्म बंद कर दो भैया।
एक मिनट की बात है, रुक जाना है ठीक। देन देयर इज रीड डिटेल्स फंक्शन, हमने कॉल किया बेस क्लास का, तो बेस क्लास का डिटेल फंक्शन कॉल करने का हम सुपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो पैरामीटर सुपर क्लास के लिए वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगे नेम और एड्रेस की। फिर बाकी वेरिएबल से इस डिराइव्ड क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ 1 by 1 जैसा कि कमेंट्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने इनिशियलाइज कर दिया। देन द फंक्शन वाज गिवन एंड अलोंग विद द फंक्शन इट वाज आल्सो गिवन कि आपको टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला इज गिवन, जब फॉर्मूला भी गिवन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, हमने एक वेरिएबल लिया टोटल सेल्स के लिए, फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने वैल्यू निकाल ली। फंक्शन रिटर्निंग डबल टाइप ऑफ वैल्यू, तो टोटल सेल्स मेंबर डेटा भी नहीं है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब हमें जहां पे भी ये वैल्यू चाहिए हम इस फंक्शन को कॉल कर लें। देन द शो फंक्शन इज देयर which is displaying all the member data. To display the data of the base class we will call super.show, ठीक, and thereafter we'll display one by one each and every thing which is said in the function. And to display the sale of this particular product we will display price into quantity, and thereafter in the main function we'll call the object of the sales class as it is not having any parameterized constructor, तो हम इसके ब्रैकेट खाली रखेंगे। Then read detail function is taking the value, so when we will call this function we will all the required value, ठीक है। नेम पास किया मैंने, सेल्समैन का एड्रेस पास किया, ये 123 उसका बिल नंबर है, 100 उसका क्वांटिटी है, ये 300 प्राइस है, 1000 उसका ऑलरेडी सेल था, उसने पेन बेचे हैं। तो इस तरह से फिर शो फंक्शन जब कॉल करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी है कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएंगी। आप ये देखिए इसका आउटपुट भी आ गया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अभी तक जो भी हमने थ्योरी डिस्कस की है, बेस्ड ऑन दैट ओनली विल डू सम एग्जांपल प्रोग्राम एंड सी दैट, ओके। सो आई एम मेकिंग अ क्लास बेस which is having a member data as num. Fine. There is a function void in it which is initializing num as 10. Now there is a function void read, write, which will display the value of num. So here I have written a statement to display the value of num with a message. Now this is the end of the base class. So now I am deriving a new class derived. Here also I am going to take a variable same name as of base class. So num variable is there in the base class also and in the derived class also. So here a function get to initialize num. I am calling init also. So whenever I'll get function, the variable of base class will be also initialized. So here the num is initialized with 20. So this way the variables of the both classes are initialized. Then I am calling display function
In the display function, I'm going to display the values of both classes. The variable of the base class I'm trying to do and the variable of derived class. Okay. Now in the main function, this is end of the derived class. So I made a new class computer where I will make a object of derived class. Derived class का object बनाया OB equal to new derived. अब हम वैल्यू स्टोर करेंगे और डिस्प्ले करेंगे. So OB dot get to initialize the variable and OB dot display the variable. Right? I'll run this code and see what is the result. So in this result, it is not displaying the value of the base class because we missed the statement write function. Calling write function we missed out. तो रिजल्ट को ध्यान से देखें. नम इन बेस क्लास 10 और नम इन बेस क्लास 20. तो डिस्प्ले फंक्शन जो हमने डिराइव क्लास में नम को डिस्प्ले करने की जो कोशिश की, तो वो बेस क्लास के नम को डिस्प्ले नहीं कर रहा है. मैसेज में कुछ भी लिखो तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नम, ये वेरिएबल नम डिराइव क्लास का और बेस क्लास का सेम नेम होने की वजह से डिराइव्ड क्लास का वेरिएबल बेस क्लास के वेरिएबल को हाइड कर दे रहा है. फाइन, ठीक है बेटे. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी एक थ्योरी है कि सपोज करिए कि आपके घर में सपोज कर लीजिए कि कानपुर में भी चौक होगा, लखनऊ में चौक है, दिल्ली में चांदनी चौक है. ठीक है. तो अगर दिल्ली में चांदनी चौक है और हम यहां बैठ के लखनऊ में बात कर रहे हैं चौक के बारे में, तो आप किसके बारे में, आपके माइंड में कौन सी जगह आएगी? ठीक है. क्योंकि अब लखनऊ में बैठे हैं तो यू विल थिंक ऑफ द मोस्ट लोकल प्लेस. आपके माइंड में कानपुर का चौक, फैजाबाद का चौक या दिल्ली का चौक नहीं आएगा. ठीक है. नेम सेम होने की वजह से आपके माइंड में लोकल जो होगा आपकी शहर में जो है उसके बारे में माइंड में आ रहा है. वैसे ही जब हम डिराइव्ड फंक्शन में डिराइव्ड क्लास के अंदर नम की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन में नम लिखा हुआ है, तो ये किसके बारे में रिफर करेगा? ऑलवेज टू द लोकल, जो उसका खुद का है. तो अगर हमें रिफर करना है किसी और शहर के चौक के बारे में, तो हम वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. वैसे ही यहां पे कुछ ना कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा. तो हमें यहां मेंशन करना हो, अगर बेस क्लास के वेरिएबल को सेम नेम है तो लगाना पड़ता है कीवर्ड सुपर. ठीक है. तो यहां हमने सुपर लगा दिया. अब देखिए, नाउ द स्टेटमेंट, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट आप है वो उसका रिजल्ट जो है 10 आया. ठीक है. फर्स्ट का भी 10 आया, बेस क्लास के नम का वैल्यू 10 थी, डिराइव्ड क्लास वाले के वेरिएबल की वैल्यू भी 10 है. ठीक है.
तो डिराइव क्लास में जो नाम है उसकी वैल्यू तो 20 दिखा रहा है, पर जो बेस क्लास वाला हमने एक्सेस किया डिराइव क्लास है उसकी वैल्यू 10 दिखा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस इज वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड. अब देखिए हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया गेट डिराइव्ड क्लास में और बेस क्लास में, और इसका रोल क्या है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना. तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. ठीक है. नॉर्मली मेक अ वेरिएबल सॉरी नॉर्मली वी मेक अ फंक्शन टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा. दैट फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर विच इज हैविंग सेम नेम. तो यहां पे हमने नाम बदल दिया, हमने लिखा बेस. कंस्ट्रक्टर का नाम कर दिया बेस. ठीक. और यहां पे कंस्ट्रक्टर का नाम कर दिया डिराइव्ड. ठीक. और फिर हम कॉल कर रहे हैं बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को. सो हमने ये चेंज करा, हमने कहा भाई जब वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए. तो कंस्ट्रक्टर जब बना लिए तो गेट फंक्शन डिलीट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है. अब एरर मैसेज आ गया, कैन नॉट फाइंड सिंबल बेस. ठीक है. यानी बेस फंक्शन तो आपने बेस क्लास में बनाया पर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पे नई चीज आएगी फिर से कि जब भी हमें डिराइव्ड क्लास से बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सुपर फंक्शन. ठीक है. सुपर फंक्शन क्या करता है, कॉल करता है कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास. Whatever is the name of the base class, you don't have to think of it. You have to just write super function to call the constructor of the base class. Now, it is working correctly. Fine. कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रहा है, तो हमने यहां पे एक मैसेज ऐड कर दिया. इससे पता चल जाए कौन सा मैसेज पहले आया है, उससे पता लगेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ. इसी तरह से एक मैसेज हमने डिराइव्ड क्लास वाले कंस्ट्रक्टर में भी डाल दिया. हम आज देख रहे हैं कि कैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और कंपाइलर का जो रिजल्ट है वो हमें सिखा रहा है. कि भाई आप ये गलती कर रहे हो. ठीक है. तो हमने दो मैसेज ऐड कर दिए. अब किस मैसेज के ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, कंपाइलर सिखाएगा. ये देखिए एरर आ गई. एरर मैसेज को पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन. कॉल टू द सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर. ओके. कह रहे जो सुपर फंक्शन कॉल किया ये सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए. आपने जो लिख दिया मैसेज, ये मैसेज कहां से आ गया. कह रहे मैसेज देना है आप देते रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैसेज से पहले सुपर फंक्शन को कॉल कर लीजिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखें. आपको जो करना है करते रहिएगा, मैसेज देना है मैसेज दीजिएगा, पर सबसे पहले आप क्या कॉल करने वाले हैं, सुपर फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर. ठीक. अब ये सही चलेगा, सही तो चला. ठीक. साथ में एक मैसेज आया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, डिराइव्ड क्लास का, पर मैसेज पहले कौन सा आ रहा है, बेस क्लास का. ठीक है. इससे क्या सीखने को मिला, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, पहले कॉल होता है. ठीक है. बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है. दैट्स गुड. नाउ हियर वी हैव
default constructor. Now let's see how to make parameterized constructor. Okay, instead of 10 I want to supply some value, so I'm going to make one more constructor which is receiving a parameter. ओके, सो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को हमने एक वैल्यू पास कर दी, डिराइव्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करें, पर डिराइव्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर को बेटा हमें कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेंगी? 2। ठीक है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास से हमें जो भी वैल्यू बेस क्लास को देनी है, पहले हमेशा हम वो डिराइव्ड क्लास को देंगे, सुपर फंक्शन कॉल करेंगे, वो वैल्यू पास कर देंगे। ठीक, और उसके बाद नम में यानी कि डिराइव्ड क्लास के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट किसका बनना है? डिराइव्ड क्लास का। तो डिराइव्ड इज लाइक अ चाइल्ड, बेस इज लाइक अ पेरेंट। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो भी पेरेंट के पास वैल्यू जानी है वो चाइल्ड के थ्रू ही तो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे पेरेंट को जो वैल्यू देनी है, पेरेंट क्लास के पास जो वैल्यू जानी है, वो वैल्यू पहले चाइल्ड के पास जाएंगे, वो पहले पेरेंट को देगा, उसके बाद अपने वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक तो बनाया है, उसको हम रहने देते हैं, या चलिए इसको हम बना देते हैं कमेंट। अब हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यूज पास कर दी। टू वैल्यूज, देन वी कॉल्ड display function and run the code. Fine. The variable of the base class is 25. The variable of the derived class is 35. Values are initialized correctly. Fine. Let's change the function name. Instead of write, we make it display. ठीक है, बेस क्लास में जो राइट फंक्शन था, जो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा था, उसका नाम हमने कर दिया डिस्प्ले। अब सीन क्या बन गया कि डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द बेस क्लास एंड द फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज सेम, एंड वी इफ वी डू नॉट टेक एनी केयर ऑफ इट, ओके, एंड कॉल डिस्प्ले फंक्शन, मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि हम कॉल करें बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन को, पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया और हमने लिख दिया डिस्प्ले फंक्शन। तो रिजल्ट क्या आया? ये आया रिजल्ट, एग्जिट कोड 1 के साथ। डिराइव क्लास में डिस्प्ले फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ गिनिए? यहां क्या हो गया, ये अपने आप को कॉल कर रहा है और मैसेज क्या आया? स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर क्योंकि ये फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन में कोई कंडीशन तो है ही नहीं कि कब तक कॉल करे, इट विल कीप्स ऑन कॉलिंग। ठीक है, और जब फंक्शन खुद को कॉल करता जा रहा है तो मेमोरी एलोकेट करता है, और एक मोमेंट आता है इनफाइनाइट टाइम अगर चलने लगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, because recursive function use stacks. Stacks is there in the syllabus, later on it will come. तो अब क्या करें? यहां भी वही कहानी, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। The function of the base class and the derived class is having same name, so this is called function overriding. तो हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर लगाएंगे, सॉरी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने का सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन। सेम नेम है फंक्शन का, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के,
तो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे कॉल करना है? सुपर डॉट फंक्शन नेम। ठीक है सर हाँ जी। सर जैसे वो मेन फंक्शन में हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसकी जगह अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा आउटपुट में? When we will create the object of the base class, it will independently exist. ठीक है, अगर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बेस बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कितनी वैल्यू ले रहा है? एक वैल्यू ले रहा है। और डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लें। तो वो देखिए जो नंबर इन बेस क्लास हमने जो अलग से ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी वैल्यू 50 आ रही है। अब इस केस में जो बी ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसके पास कहीं से भी ये डिराइव्ड क्लास का वेरिएबल और उसकी फंक्शन वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ, एक डिराइव्ड क्लास के साथ, उसके साथ बेस भी है एक, पर जो बेस क्लास बनाई अलग से ऑब्जेक्ट बनाया उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सॉरी डिराइव्ड क्लास नहीं है। अभी डायग्राम डिराइव क्लास पे फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, अगर बेस क्लास ना का उसके लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये क्वेश्चन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ही है। ठीक है, सो सी in this question we have to define a class student with member data, roll number and name. Okay, this is not an array, one name is to be there. And it has got two member function, student constructor and the display function. Fine. From this class student we have to derive a new class, that is council member. ठीक है, which is having the member data. There is an array of float which is going to store marks of 10 students. Subject as a string, school name as a string. No, subject is not there. Marks of 10 subjects, subject is not the member data. So there is 10 subjects. Like this. ठीक है, and school name. Fine. Member functions are council member. This is the constructor, default constructor. Display function to display the data. Display the data means अब ये display किसका डेटा करेगा और ये कंस्ट्रक्टर किसका कंस्ट्रक्टर है। अब ये काउंसिल मेंबर जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये स्टूडेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट क्लास के मेंबर डेटा को इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद ये मार्क्स और स्कूल को इनिशियलाइज करेगा। सिमिलरली डिस्प्ले फंक्शन विल डिस्प्ले द मेंबर डेटा ऑफ स्टूडेंट क्लास, देन मेंबर डेटा ऑफ द काउंसिल मेंबर क्लास, एंड टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ द स्टूडेंट क्लास इट विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, राइट? देन फ्रॉम द काउंसिल मेंबर वन मोर क्लास हैज बीन derived, that is rank, where we have to calculate the percentage and find the rank. Fine. So it has having constructor, again the same job, it will initialize the member data of class rank as well and call the constructor of council member. When we will call the function of the council member, constructor for the council member, it will call the constructor of the student, and this chain will initialize all the member data. Then we'll calculate percentage in the calculate percentage function, then we'll calculate rank depending upon the percentage, and display function will display the data of all three classes. Display the data simply is written, but we have to take care that this display function must call the display of council member, and council member is calling
display of student. And we have to display the result like this. So here is a program, very simple program it is. Import I have written, but it was not required. Variables are declared. Constructor is made. Roll number is initialized. Name is initialized. Then the display function is there, which is displaying roll number and name. Fine. Now, council member class is created. So here we have written extends to set the relationship between student and the council. ठीक, यहाँ पे float type variable लिया गया, string 10 सब्जेक्ट है, 10 एलिमेंट की एरे बनाई. स्कूल के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया. अब मार्क्स आउट ऑफ 100 थे, तो काउंसिल मेंबर कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर फंक्शन पहला कॉल किया, जिससे कि आपके स्टूडेंट के मेंबर डेटा इनिशियलाइज हो जाएंगे. 10 मार्क्स इनिशियलाइज करने के लिए एरे में हमने यह फंक्शन कॉल कर लिया. एरे इंडेक्स नंबर का लूप चलाया. दिस इज द लूप फॉर इंडेक्स नंबर. रैंडम फंक्शन इज जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 to 1 और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. और स्कूल और जो भी रिजल्ट आया वो डबल टाइप का है, तो फ्लोट टाइप कास्टिंग कर रही, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करा, तो और स्कूल को इनिशियलाइज कर लिया. While writing the display function, the first thing which I take care of, super dot display. पहले नेम और बच्चे का रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए. उसके बाद मार्क्स सारे डिस्प्ले होने चाहिए, तो यहाँ मार्क्स एक लाइन में डिस्प्ले होने, तो प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया, प्रिंट लाइन नहीं लगाया. सारे मार्क्स डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट लाइन में नेम आएगा, तो पहले भैया हमने स्कूल का नाम से पहले लाइन चेंज कर दी और फिर स्कूल का नाम भी डिस्प्ले कर दिया. ठीक. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द काउंसिल मेंबर. एंडिंग कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक क्लास खत्म होने से पहले दूसरी क्लास शुरू हो गई तो फिर तो एरर आने वाला है. रैंक क्लास बनाई. ठीक है. एक्सटेंड काउंसिल मेंबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया. रैंक क्लास बिकम द डिराइव्ड क्लास ऑफ काउंसिल मेंबर. फ्लोट परसेंटेज एंड रैंक. कंस्ट्रक्टर कॉल बनाया. कंस्ट्रक्टर में ध्यान रखा सुपर फंक्शन कॉल कर दें, जिससे कि काउंसिल मेंबर फंक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सके. परसेंटेज और रैंक. परसेंटेज फ्लोट टाइप है, 0.0 जरूर लगाएंगे. परसेंटेज का कैलकुलेट करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. वी हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ ऑल, सो द लूप फॉर द इंडेक्स नंबर एंड कैलकुलेट द टोटल. The percentage will be total divided by 10. 10 subjects out of 100 divided by 10. Then for the calculation of the rank, simply we have to use if else if. If else if letter use करनी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. If else if letter लगा के हमने rank store कर लिया. ठीक है. Display function take care of display, calling the display of council member. Then after end of this rank class, we have created a new class where the object of the rank is created. When the object of the rank is created, first of all, which constructor will be called? It will call the constructor of the rank, पर वो कंट्रोल भेज देगा काउंसिल मेंबर के पास. काउंसिल मेंबर कंट्रोल भेज देगा स्टूडेंट के पास. तो सबसे टॉप मोस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होना है. ठीक है. Then we will call the functions accordingly. First of all, we will calculate the percentage, then we will calculate the rank, then we will display the data. ठीक है. I hope this is clear to everyone.